सो इस यूनिट में हमें पहले तो AWS क्या होता है वो सब देखना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज देखनी है, और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन क्या होती है देखनी, ठीक है। सो क्वेश्चन एक तो तुम्हें AWS के ऊपर आएगा, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज के ऊपर आएगा, नहीं तो फिर जो भी बचे बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस क्या होती है, वो कहाँ कहाँ यूज होती है, वो सब आएगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। डिफरेंट एरियाज में क्या क्या एप्लीकेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग की। सो ये सारा तो तुम्हें मन से ही लिखना है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जहाँ जहाँ तुम सोच सकते हो AI का यूज है वो सब लिख दो, ठीक है। AI, ई कॉमर्स, बिजनेस, एंटरप्राइज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, डेटा बैकअप स्टोरेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, सेक्रीफाइस रिसर्च, साइंटिस्ट रिसर्च, सॉरी, हाँ, ये सब चीजें में है। उसके बाद दो कोई भी एक्सप्लेन करने हैं तो कैसे। सो हेल्थ केयर में देखो, हेल्थ केयर में कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज है। पेशेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो सिक्योरली इन क्लाउड एंड एक्सेस बाय डॉक्टर्स एनीवेयर, ठीक है। पेशेंट्स रिकॉर्ड कैन बी स्टोर्ड। उसके बाद क्लाउड हेल्प्स टेलीकम मेडिसिन, रिमोट डायग्नोस्टिक्स एंड हेल्थ ट्रैकिंग, ठीक है। रिमोट डायग्नोसिस में हेल्प करता है, हेल्थ ट्रैकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वो सब चीज़ों में भी क्लाउड हेल्प करता है। रियल टाइम डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स, वेरिएबल डिवाइसेस कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग क्लाउड सर्विसेज। तुम हाथ पे कुछ हेल्थ डिवाइसेस, हेल्थ ट्रैकर्स पहनते हो, उसका जो डेटा होता है, जो रियल टाइम होता है, वो एनालाइज होता है क्लाउड सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डेटा स्टोरेज जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव डेटा स्टोरेज होता है, इजी टू एक्सेस फॉर पेशेंट हिस्ट्री, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग विथ AI/ML मॉडल्स इन क्लाउड। एग्जाम्पल क्या है, हॉस्पिटल्स यूज क्लाउड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स टू अपडेट एंड शेयर पेशेंट इन्फो क्विकली। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है, प्लेटफॉर्म्स ऑफर ऑनलाइन लर्निंग, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन कोलैबोरेट इन रियल टाइम वाया गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। उसके बाद वर्चुअल लैब्स एंड कोडिंग एनवायरमेंट्स कैन रन इन ब्राउजर विदाउट इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद देखो एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग। उसके बाद अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल्स। उसके बाद इजी मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड अपडेट्स। कोर्सेरा, गूगल क्लासरूम, जूम अपन सब यूज करते हैं फॉर यूज कुड यूज क्लाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एंड लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द तो लोग तुम क्लासरूम यूज कर रहे होगे, तुम्हारा कॉलेज वहाँ पे तुम्हें नोट्स वगैरह शेयर, असाइनमेंट शेयर करता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स services faster, scalable and cost effective, and its application continue to grow across many domains, especially in education and healthcare। आते हैं अभी अगले इस पे। सो Amazon स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। S3 कैसे काम करता है वो देखना विद सुटेबल डायग्राम। सो अभी देखो, AWS अमेजोन वेब सर्विसेज के अंदर सारी चीजें आती है, उसमें से एक पार्ट है अमेजोन वेब सर्विसेज, उसके अंदर आता है स्टोरेज सर्विस, ठीक है। अमेजोन अपने को स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो वो क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है वो देखना है, ठीक है। पहले क्या होता है वो देखते हैं। अमेजोन S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3। सो अमेजोन S3 क्या करता है, एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। जैसे कि फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, बैकअप्स एक्सेट्रा, ठीक है। क्या करता है, S3 इंटरनेट पे डेटा सेव करता है बकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपना डेटा बकेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, अपने डेटा अपलोड, एक्सेस या डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी, कहीं से भी, ठीक है। हर फाइल को एक यूनिक URL मिलता है, ठीक है। यूनिक URL मिलता है, और सिक्योर और रिलायबल होता है डेटा, ठीक है। 99.99999% ड्यूरेबिलिटी होती है। शॉर्ट एग्जांपल सोचो, आप एक ऐप बना रहे हो, ठीक है, जिसमें यूजर्स के फोटो अपलोड करते हैं इंस्टा जैसा। सो तो आप उन फोटोज को S3 पे स्टोर करोगे, ठीक है। S3 पे स्टोर करोगे कैसे, बकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। और वो सेफ रहेंगे और ग्लोबली एक्सेसिबल भी रहेंगे। अब देखो, Amazon S3 is a simple cloud-based object storage service by AWS, ठीक है। Amazon वेब सर्विसेज के थ्रू अब हमें मिलती है ये सर्विस। इट अलाउज टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज एनी अमाउंट्स ऑफ डेटा एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब, ठीक है। हाँ, हाउ S3 वर्क्स, अब S3 वर्क्स कैसे करता है, पहले आता है ऑब्जेक्ट्स।
ए बकेट्स, बकेट मतलब क्या होता है, अ बकेट इज लाइक अ कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो डेटा को स्टोर करते एक कंटेनर में, वो कंटेनर को बकेट कहते हैं, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन S3 इज केप्ट इनसाइड अ बकेट, ठीक है। ईच AWS अकाउंट कैन क्रिएट मल्टीपल बकेट्स, ठीक है। हर एक AWS अकाउंट को मल्टीपल बकेट्स क्रिएट करने की परमिशन होती है, ठीक है। सो हमारा जो भी डेटा होता है वो एक बकेट के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। बकेट बेसिकली एक कंटेनर जैसा काम करता है। फर्स्ट पॉइंट बकेट्स आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर द फाइल या फिर डेटा यू अपलोड, ठीक है। मतलब जो भी तुम अपलोड करोगे, वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट फाइल्स, बैकअप्स, वो सारा होता है ऑब्जेक्ट। ईच ऑब्जेक्ट हैज ए की, ठीक है। की मतलब यूनिक नेम विद इन अ बकेट, ठीक है। हर एक जो डेटा होगा उसको एक की दी जाती है, कि एक यूनिक नेम होता है हर एक उसको विद इन अ बकेट। उसके बाद वो डेटा, जो भी डेटा होगा, और उसके बाद मेटा डेटा, ऑब्वियसली इन्फो अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस में क्या होता है, देखो, स्टोरेज क्लासेस में डिफरेंट क्लासेस फॉर डिफरेंट यूज केसेस। देखो, स्टैंडर्ड मतलब फ्रीक्वेंटली जो एक्सेस करते हैं वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में आती है। फिर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है, IA, जो एज नॉट एक्सेस्ड एज फ्रीक्वेंटली एज स्टैंडर्ड। और उसके बाद ग्लेशियर, ठीक है, मतलब आर्चिविंग और या बस बैकअप के लिए रखते हैं, ठीक है। ये क्लासेस होती है, इनमें स्टोरेज स्टोरेज होती है। स्टोरेज को अपन डिवाइड कर देते हैं 3 क्लासेस में। पहला तो स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंट एक्सेस है, फिर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब जो इतना फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते, और फिर ग्लेशियर मतलब जो बस आर्चिव या फिर एज अ बैकअप रखा हुआ है अपन ने। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब अपन परमिशंस डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइवेट पब्लिक क्या होना चाहिए। ये अपन ने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ी थी टर्म, एक्सेस कंट्रोल तुम्हें पता होगी। बकेट पॉलिसीज होती है, ठीक है। IAM रोल्स होते हैं। ACL मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। सो देखो, तुम्हारा जो डेटा है जो बकेट के फॉर्म में स्टोर किया हमें, ठीक है, अभी हमें सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करनी है। तब आता है काम में एक्सेस कंट्रोल। सो एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, परमिशंस डिफाइन करता है कि डेटा प्राइवेट है, पब्लिक है, कौन कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा। ऐसा तो नहीं कि कोई भी मुंह मुंह उठा के एक्सेस कर ले। उसके बाद बकेट की पॉलिसीज होती है कि ये पॉलिसीज हर एक बकेट फॉलो करेगी। उसके बाद IAM रूल्स रूल्स होते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर रूल्स डिफाइन होते हैं। उसके बाद ACL होते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होते हैं। ये सब सिक्योरिटी में हेल्प करता है। उसके बाद डेटा एक्सेस, यू कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर वाया URL और APIs, ठीक है। सपोर्ट क्या क्या करता है, REST API, AWS SDKs एंड मैनेजमेंट कंसोल। ओके, इजी था। उसके बाद डायग्राम देख लो ऐसे का, ये ऐसे कैसे तुम्हें बनाना है, लर्न कर लो, ठीक है। AWS मैनेजमेंट कंसोल, पहले तो कंसोल होगा, ठीक है। कंसोल पे तुम डेटा एंटर करोगे। उसके बाद अपन ने देखा था फर्स्ट पॉइंट था बकेट, बकेट क्रिएट होंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स अपलोड होंगे, ऑब्जेक्ट्स मतलब तुम्हारा डेटा। फिर असाइन करेंगे मेटा डेटा एंड ACLs, ठीक है। ये देखो, ACL भी देखा था, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और मेटा डेटा भी देखा था, इन्फो अबाउट द ऑब्जेक्ट। ये दोनों अपन उसको असाइन करेंगे, फिर स्टोर करेंगे इन AWS डेटा सेंटर, और फिर एक्सेस करेंगे वाया URL और API। यहाँ पे भी हमने देखा था कि हर एक को हर फाइल को एक यूनिक URL मिलता है। उसके बाद देखो, एडवांटेज क्या है, स्केलेबल है, रिलायबल है, ठीक है। उसके बाद सिक्योर है, एक्सेस कंट्रोल इंस्क्रिप्शन सब होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, ठीक है। AWS में मोस्ट ऑफ द चीज़ों को ये वाला मॉडल यूज होता है कि पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, जितना तुम यूज करोगे उतने का ही पे करना है। इजी इंटीग्रेशन है, वर्क्स विथ अदर AWS सर्विसेज। एग्जाम्पल यूज केसेस क्या है, होस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट, स्टोरिंग बैकअप्स। उसके बाद बिग डेटा एनालिसिस में यूज होता है। उसके बाद मीडिया स्टोरेज में यूज होता है, और सॉफ्टवेयर डिलीवरी में भी यूज होता है, ठीक है। मीडिया स्टोरेज जैसे इमेजेस, वीडियोस, और सॉफ्टवेयर डिलीवरी जैसे ऐप अपडेट्स वगैरह तुम दोगे उसमें। अभी डिफरेंट कंपोनेंट्स देखने हमें AWS के, ठीक है। सो अपन ने ऊपर एक कंपोनेंट देखा था स्टोरेज सर्विसेज, वैसे और बहुत सारी सर्विसेज है जो अमेजोन प्रोवाइड करता है, उसको कलेक्टिवली AWS कहते हैं या फिर अमेजोन वेब सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। अमेजोन AWS इज मोस्टली यूज क्लाउड प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का मोस्टली यूज क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ऑफरिंग ऑन डिमांड सर्विसेज लाइक कंप्यूटर पावर, स्टोरेज, डेटाबेस, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग एंड मोर। देखो कितनी सारी चीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इट हेल्प्स बिजनेसेस स्केल एंड इनोवेट फास्टर, ठीक है।
एडब्ल्यूएस तो सबने सुना ही होगा, इतना पॉपुलर है एडब्ल्यूएस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। ये देखो, एडब्ल्यूएस सर्विसेज आर कैटेगराइज्ड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स ईच सर्विंग डिफरेंट फंक्शन। सो एक एक करके कंपोनेंट देखिए। कंप्यूट कंप्यूट सर्विसेज मतलब क्या, अमेजॉन EC2 मतलब इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। ई मतलब इलास्टिक, C2 मतलब कंप्यूट क्लाउड। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। यहाँ पे VMs अपन प्रोवाइड करते हैं दैट कैन बी यूज लाइक फिजिकल सर्वर्स टू रन एप्लीकेशंस, ठीक है। अपन ने पिछले यूनिट में पढ़ा था वर्चुअल मशीन्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड की जाती है जिनको इंस्टेंसेस भी कहते हैं, वो यूज कर सकते हैं अपन फिजिकल सर्वर्स की तरह। यू कैन चूज OS, CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज नीडेड, ठीक है। ये अपन ने पिछले यूनिट में पढ़ा था वर्चुअल मशीन, ठीक है। उसके बाद देखो, AWS लैम्बडा अलाउज यू टू रन कोड विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, ठीक है। यू कैन पे फॉर द टाइम यू रन द कोड। इट्स अ पार्ट ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग। इलास्टिक इलास्टिक बिन स्टॉक में क्या होता है, यूज इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, डिप्लॉय एंड मैनेज वेब एप्लीकेशंस। AWS ऑटोमेटिकली हैंडल्स लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, फिजिकल सर्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वर्चुअल मशीन्स को प्रोवाइड करता है, जो सेम जिसका सेम तुम फिजिकल सर्वर जैसे वहाँ पे तुम एप्लीकेशंस रन कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टोरेज सर्विस। ये अपन ने देखा, स्टोर अनलिमिटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ बकेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अमेजॉन EBS मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या होता है, ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है, stores volumes for use with EC2 इंस्टेंसेस। मतलब ये जो EC2 इंस्टेंसेस थे जिसमें अपन वर्चुअल मशीन्स या फिर वर्चुअल सर्वर्स प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए, उसके इंस्टेंसेस के लिए ब्लॉक लेवल स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जाता है, जो जिसको कहते हैं अमेजॉन EBS, ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, लाइक अ हार्ड ड्राइव और फॉर क्लाउड सर्विसेज का हार्ड ड्राइव जैसा होता है। उसके बाद अमेजॉन ग्लेशियर या फिर S3 ग्लेशियर भी कहते हैं, वो क्या है, लो कॉस्ट स्टोरेज है फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म बैकअप्स। डेटा रिट्रीवल में टेक आवर्स। सभी इसमें क्या होता है, जो डेटा तुम्हें बस बैकअप करके रखना है, जो तुम्हें बार बार एक्सेस नहीं करना है, उसके लिए ना एक लो कॉस्ट स्टोरेज भी है, ठीक है। उसको अमेजॉन ग्लेशियर या S3 ग्लेशियर कहते हैं। उसमें डेटा रिट्रीवल में बहुत टाइम ले सकता है, पर वहाँ पे तुम्हें लो कॉस्ट पे डेटा अचीव करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर जस्ट बैकअप के लिए रखने का ऑप्शन मिलता है। सो अभी डेटाबेस सर्विसेज, सो RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज लाइक MySQL, Prostage SQL, Oracle SQL सर्वर्स एक्सेट्रा। AWS हैंडल्स पैचिंग, बैकअप एंड स्केलिंग, ठीक है, तीनों हैंडल करता है RDS का। उसके बाद आता है अमेजॉन डायनामो डेटाबेस, ठीक है, फुल्ली मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ये एक ऐसा डेटाबेस है जो फुल्ली मैनेज्ड है, नो एसक्यूएल है, लो लो लेटेंसी है। यहाँ पे लो लेटेंसी परफॉर्मेंस एट एनी स्केल, मतलब कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देगा। आइडियल फॉर मोबाइल वेब एप्स, गेमिंग्स, IoT, ठीक है। डेटाबेस भी अमेजोन ने खुद का डाल दिया है। उसके बाद अमेजोन रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट क्या करता है, फास्ट स्केलेबल डेटा वेयरहाउस सर्विस यूज फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी। सो अमेजोन VPC एक होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यहाँ पे क्या होता है, सिक्योर एंड आइसोलेटेड नेटवर्क होता है AWS के अंदर, ठीक है। यहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो अपना एक सिक्योर एंड आइसोलेटेड नेटवर्क विद इन एन AWS। यू कैन कंट्रोल IP रेंज, सबनेट्स, राउटिंग एंड मोर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली तुम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जो जिसको पता है नेटवर्किंग के बारे में उसको पता है रेंज क्या होता है, IP रेंज क्या होता है, सबनेट क्या होता है, सारी चीज़ें बेसिकली नेटवर्क के अंदर मोस्टली तुम कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है अमेजोन रूट 53, ठीक है। ये क्या है, हाईली स्केलेबल डोमेन नेम सिस्टम है, DNS है ये एक, जो हाईली स्केलेबल है। वेब सर्विसेज यूज टू राउट यूजर एप्लीकेशंस, ठीक है। सो ये बेसिकली DNS है। उसके बाद इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये क्या करता है, लोड बैलेंस करता है, ऑब्वियसली नाम में ही है। ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग ट्रैफिक इनटू मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस टू इम्प्रूव अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। अमेजॉन क्लाउड फ्रंट क्या करता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है टू डिलीवर वेबसाइट्स, वीडियोस, APIs एंड अदर कंटेंट ग्लोबली विद इन अ लो लेटेंसी। उसके बाद सिक्योरिटी, अभी ये सारी सर्विसेज दे रही है, पर इसमें सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या होता है, देखो,
IAM होता है, ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इससे अलाउज यू टू क्रिएट एंड मैनेज यूजर्स ग्रुप्स एंड रोल्स, ठीक है, एंड कंट्रोल एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज सिक्योरली। सो इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजर, जैसे नाम में ही है कि आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, कि कौन अपना एक्सेस करेगा, किसी को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दे सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, तुम यूजर ग्रुप और रोल को क्रिएट और मैनेज कर सकते हो कि कौन तुम्हें एक्सेस कर पाएगा, क्या ग्रुप से, क्या रोल से, सब चीजें कर सकते हो, ठीक है, सिक्योरली। उसके बाद AWS KMS मतलब की मैनेजमेंट सर्विस। हेयर यू कैन क्रिएट एंड कंट्रोल इंक्रिप्शन कीज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। सो अभी एक सेंसिटिव डेटा है समझो तुम्हारा, सो वो बस एक की से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो एक की होती है जिसको एनक्रिप्ट करा जाता है, उसको कहते हैं एनक्रिप्टेड की या फिर एनक्रिप्शन की, जिसके थ्रू तुम्हारा डेटा एक्सेस हो सकता है, ठीक है। सो वो की को तुम मैनेज कर सकते हो KMS में, ठीक है, जिसको तुम क्रिएट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है AWS शील्ड एंड WAF, ठीक है। WAF मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, बेसिकली अपने लैपटॉप में भी फायरवॉल होता है जो एक्ट करता है एज अ फ्रंट टूवर्ड्स अटैकर्स और DDoS अटैक्स वगैरह। सो देखो, प्रोटेक्ट्स एप्लीकेशन फ्रॉम DDoS अटैक्स एंड मैलिशियस ट्रैफिक। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। सो अभी ये सब हो गया, अपन ने ये सब टूल्स ले लिए, डेटा ले लिया, ये सब ले लिया, उसकी सिक्योरिटी भी ले लिया, अभी उसको मॉनिटर करना है। सो मॉनिटर करने में Amazon क्लाउड वॉच, ठीक है, ये क्या करता है, मॉनिटर्स एप्लीकेशन एंड AWS रिसोर्सेज इन रियल टाइम, सेंड्स अलर्ट बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। ये मॉनिटर करेगा और अलर्ट भी भेजेगा, अगर कुछ मैट्रिक्स के बेस पे अलर्ट भी भेजेगा। उसके बाद क्या आता है, AWS क्लाउड ट्रेल क्या करता है, ट्रैक करता है यूजर एक्टिविटी एंड लॉग्स API कॉल्स मेड ऑन योर AWS अकाउंट बाय ऑडिटिंग, ठीक है। उसके मतलब बेसिकली ट्रैक करता है क्या क्या कर रहे हो तुम। उसके बाद आता है AWS कॉन्फ़िग क्या करता है, ट्रैक रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपाइलेंस ओवर टाइम, कि रिसोर्स कहाँ क्या क्या कितने कितने यूज हुए, ठीक है, वो सब देखता है वो। उसके बाद डेवलपर एंड डिप्लॉयमेंट टाइम टूल्स, ठीक है, डेवलपर और डिप्लॉयमेंट में टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स भी प्रोवाइड करता है। सो उसमें क्या क्या होता है, कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, ठीक है, ये सारे टूल्स वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फुल सूट्स ऑफ टूल्स फॉर डेवॉप्स के लिए पूरा एक सूट ऑफ टूल्स वो प्रोवाइड करता है। हेल्प्स इन वर्जन कंट्रोल, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग कोड इन अ CI/CD पाइपलाइन, ठीक है। Conclusion क्या है, AWS is made up of various integrated services. Each component focus on specific functioning like computing, storage, networking, security, databases, and DevOps. These services together make AWS a powerful and flexible platform to host applications of any size, scale, and complexity. ठीक है, सो इतने सारे टूल्स है, इसका यूज करके तुम अपना एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन ऑफ एनी साइज, स्केल या कॉम्प्लेक्सिटी तुम प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें से देखो, मेन कंपोनेंट्स ऑफ AWS है, तो तुम्हें बेसिकली ये वाले हेडिंग तो याद रखने की, क्या करता है, पहले तो कंप्यूटिंग सर्विसेज, फिर वो सर्विसेज को स्टोर करना है तो स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। उस ये देखो, आंसर लर्न कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। पहले तो कंप्यूट सर्विसेज होते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्विसेज होते हैं। उसके बाद कहाँ स्टोर करोगे, तो बेसिकली पीछे डेटाबेस भी होता है। उसके बाद नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी भी होती है। उसके बाद सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वो मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो मॉनिटर करना पड़ता है, और उसके बाद फाइनली डेवलपमेंट और डेवलपर टूल्स होते हैं। सो ओवरवेलम मत हो जाना, पहले ये 7 पॉइंट याद करो, ठीक है। उसके बाद तुम बेसिकली ये करते क्या है वो लिख सकते हो, और उसमें एक दो पॉइंट याद कर लेना कि ये चीज़ें है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हें इस सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, पर बेसिकली एक दो पॉइंट सब में याद रख लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने जानबूझ के सारे टूल्स डाले, सो जो इजी लगे, जो याद कर पाओ वो कर देना, ठीक है। अभी आते हैं आगे, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फॉर कॉन्फ़िगरिंग Amazon EC2 VM इंस्टेंस। अभी क्या था EC2, अपन ने इधर देखा था, तो Amazon EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। देखते हैं अभी इसमें क्या होता है, स्टेप्स है, डिफरेंट स्टेप्स है। हम्म से देखो, EC2 क्या है, इज अ सर्विस बाय AWS दैट लेट्स यू क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन्स इन क्लाउड, ठीक है।
और ऐसा लगता है कि तुम फिजिकल मशीन में ही रन कर रहे हो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल क्या है, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर यू कैन इंस्टॉल एनी ओएस, ठीक है, रन एप्स एंड वेबसाइट्स, स्केल रिसोर्सेस अप डाउन एज नीडेड और पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। का यूज होता है इसका, वेबसाइट होस्टिंग में, रनिंग बैकएंड सर्विसेज, डूइंग डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसके स्टेप्स देखो। साइन इन पेज आता है पहले, उसके बाद लॉग इन AWS कंसोल, साइन इन पेज आता है, उसके बाद ओपन EC2 डैशबोर्ड। ठीक है, सर्च एंड सिलेक्ट फाइंड इन एंड ओपन द EC2 सर्विस डैशबोर्ड। उसके बाद करेंगे लॉन्च न्यू इंस्टेंस। ठीक है, स्टार्ट इंस्टेंस विजार्ड। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, AMI और एंड नेम सिलेक्शन आता है। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप, चूज कंप्यूटिंग पावर। ठीक है, VPN एंड सिक्योरिटी ग्रुप। उसके बाद की पेयर मैनेजमेंट, उसके बाद फाइनल रिव्यू और लॉन्च और चेक इंस्टेंस स्टेटस। ठीक है, सो ये एक डायग्राम है, ये तुम रन कर सकते हो। ठीक है, इसमें पूरा आंसर है। सो अब आंसर अपन थोड़ा डिटेल में भी एक बार देख लेते हैं। पहले तो साइन इन पेज आएगा, ये तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। AWS कंसोल पे जब साइन इन पेज आता है, उसमें तुम्हारे अकाउंट्स के क्रेडेंशियल डालो, यहाँ से तुम अपना कंसोल मैनेज कर सकते हो। अभी सर्च एंड सिलेक्ट EC2। ठीक है, ऑब्वियसली AWS बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि AWS डैशबोर्ड पे सारी सर्विसेज होंगी 1 से लेके 6 तक। सो तुम्हें क्या करना है, EC2 सिलेक्ट ढूंढना है और सिलेक्ट करना है, इजी। उसके बाद क्या करना है, EC2 का सर्विस डैशबोर्ड ओपन करना है टू स्टार्ट मैनेजिंग द इंस्टेंसेस, इजी। उसके बाद क्या करना है, लॉन्च करना है न्यू इंस्टेंस। ठीक है, क्लिक लॉन्च न्यू इंस्टेंस टू बिगिन सेटिंग अप अ न्यू वर्चुअल मशीन। सो अभी इंस्टेंस के बारे में ध्यान दिया होगा तो पढ़ा था, देखो ये देखो, provides virtual machines that can be just like physical servers and run application। इन virtual machines को अपन ने इंस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सो अभी वर्चुअल मशीन्स बेसिकली इनको क्या करना है, सो अभी ये देखो, लॉन्च न्यू इंस्टेंस टू बिगिन सेटिंग अप न्यू वर्चुअल मशीन, दिस ओपन्स इंस्टेंट विजार्ड टू गाइड द सेटअप प्रोसेस। सो इंस्टेंट विजार्ड विजार्ड एक होता है जो तुम्हें सेटअप में गाइड करेगा। ठीक है, IMA एंड नेम सिलेक्शन। ठीक है, चूज अमेजोन मशीन इमेज। ठीक है, दिस इंक्लूड्स योर प्रेफर्ड OS, इसमें तुम सिलेक्ट करते हो क्या OS है तुम्हारा। असाइन अ नेम टू योर इंस्टेंस। ठीक है, तुम्हारे वर्चुअल मशीन है, उस इंस्टेंस को एक नाम तो दोगे और कॉन्फ़िगर करोगे बेसिक डिटेल्स, इजी। फिर सिलेक्ट करोगे इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करोगे बेस्ड ऑन योर केस। ठीक है, एग्जांपल T2.micro फॉर लो कॉस्ट जनरल यूज। उसके बाद इंस्टेंस टाइप डिटरमाइन क्या करेगा, CPU रैम नेटवर्क कैपेसिटी एक्सेट्रा। अब सिक्योरिटी लगेगी तो VPC एंड सिक्योरिटी। सो ये क्या होता है, VPC होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड सबनेट। ठीक है, उसको सेटअप करना है, फिर सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करना है, विच एक्ट्स लाइक अ फायरवॉल एंड अलाउ इसेंशियल पोर्ट, जैसे कि ये इसेंशियल पोर्ट है विंडोज के लिए। वेब सर्वर्स के लिए तुम्हें HTTPS लगेगा। ठीक है, लिनक्स के लिए SSH लगेगा। सो ये जो कुछ इसेंशियल पोर्ट्स हैं, इनको तुम्हें अलाउ कराना पड़ेगा। ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलता। उसके बाद की पेयर मैनेजमेंट। ठीक है, की पेयर मैनेजमेंट सिक्योर टू सिक्योरली एक्सेस योर इंस्टेंस। ठीक है, कौन क्या क्या कीज है वो इंस्टेंस की और कौन कौन एक्सेस कर सकता है। उसके बाद नीडेड व्हेन कनेक्टिंग वाया SSH और RDP। ठीक है, SSH बेसिकली लिनक्स में यूज होता है और RDP विंडोज में यूज होता है। उसके बाद फाइनल रिव्यू करोगे एंड लॉन्च करोगे, रिव्यू ऑल योर कॉन्फ़िगरेशंस, और फिर उसके बाद क्लिक लॉन्च कर दो टू स्टार्ट इंस्टेंस क्रिएशन प्रोसेस। फिर चेक करोगे इंस्टेंस का स्टेटस क्या है, EC2 डैशबोर्ड पे वापस कि क्रिएट कर दिया, लॉन्च कर दिया, अभी स्टेटस क्या है वो भी देखोगे ना। और इंस्टेंस स्टेटस एंड यूज पब्लिक IP और DNS टू एक्सेस इट, इजी। पहली बार में तुम्हें ऐसा लगा कि बहुत कुछ लर्न करना है, पर एक बार तुम इसका ये क्या कहते हैं फ्लो समझ जाओ ना, तो बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पहले साइन इन पेज आता है, भाई साइन इन कर दो अपना लॉगिन ID वगैरह डाल के। फिर क्या करना है, बहुत सारे सर्विसेज है, उसमें से EC2 सिलेक्ट कर दो, क्वेश्चन में ही दिया है EC2। ठीक है, सो EC2 सिलेक्ट कर दो और उसके सर्विस डैशबोर्ड को ओपन कर दो, इजी। उसके बाद EC2 में अपने को पता है इंस्टेंस होते हैं, सो लॉन्च कर दो एक इंस्टेंस। ठीक है, और उसको सेटअप कर दो। उसमें आता है इंस्टेंस विजार्ड जो अपने को गाइड करेगा पूरे प्रोसेस में। उसके बाद AMI और नेम सिलेक्शन। ठीक है, AMI मतलब अमेजोन मशीन इमेज।
ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा प्रेफरल ओएस, अभी ओएस क्या, कौन सा ओएस चाहिए वो लिख दो। उसके बाद नेम असाइन कर दो तुम्हारे इंस्टेंस को, बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी तुमने इंस्टेंस बनाया उसको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दो। उसके बाद सिलेक्ट करो इंस्टेंस टाइप। सो इंस्टेंस का टाइप क्या होगा वो सिलेक्ट करो, कि बहुत सारे टाइप्स के इंस्टेंस होते हैं। हाई लेवल कंप्यूटिंग, हाई लेवल चीज़ों के लिए अलग रहता है, लो लेवल चीज़ों के लिए अलग रहता है, ठीक है। सो लो कॉस्ट वाला एक इंस्टेंस सिलेक्ट कर दो, उसका एग्जांपल है T2 माइक्रो फॉर लो कॉस्ट जनरल यूज। इससे क्या होगा, तुम्हारा सीपीयू, रैम, नेटवर्क वो सब सिलेक्ट, कैपेसिटी सिलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद वीपीएन एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लगेगी। सो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या फिर सिक्योर ग्रुप्स जो फायरवॉल की तरह होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करो, उसमें पोर्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ याद नहीं रहा तो ये वाला तो याद रह ही जाएगा कि HTTP और HTTPS पोर्ट्स रहते हैं वेब सर्विसेज को, वैसे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहते हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड कर दो। उसके बाद की पेयर मैनेजमेंट, इंस्टेंस में की होगी हर एक इंस्टेंस की, वो कौन मैनेज कर पाएगा, ठीक है, कौन एक्सेस कर पाएगा, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। सो की पेयर मैनेजमेंट में वो आता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिव्यू और लॉन्च, रिव्यू कर दो सारे कॉन्फ़िगरेशन जो भी किया है ऊपर, एक बार ध्यान से देख लो और लॉन्च कर दो। लॉन्च बटन क्लिक किया तो लॉन्च हो जाएगा। अभी इंस्टेंस बन गया तो एक बार चेक कर लो कि क्या स्टेटस है, EC2 डैशबोर्ड पे वापस जाके। इजी, इजी था। आगे देखते हैं, ठीक है। हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस लाइक ERP और CRM, ठीक है। ERP और CRM में तुम क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे यूज कर सकते हो फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम्म उसके बाद आता है कॉस्ट इफिशिएंट होता है, उसके बाद रियल टाइम एक्सेस देता है, उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट्स देता है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी देता है, ये सारी चीज़ें देता है वो। और कंज्यूमर एप्लीकेशंस, ठीक है। CRM में क्या होता है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देता है, इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, कोलैबोरेशन में हेल्प करता है, मोबाइल एक्सेस भी देता है, ठीक है। और ERP और CRM सिस्टम्स के एग्जांपल दे दिए कि ERP सिस्टम्स क्या 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 है, ठीक है, SAP जैसी, ठीक है। और ओरेकल, नेटसूट ऑफर सूट ऑफ ERP टूल्स वो सब। और CRM सिस्टम्स में क्या क्या एग्जांपल्स, ठीक है, वो एक बार पढ़ लो। सेल्सफोर्स, हॉट, हबस्पॉट, CRM वो सब, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी है ये। इसमें पूछा क्या गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की कैन बी यूज फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस लाइक CRM, कैसे। सो देखो, बिजनेस एप्लीकेशंस में क्या क्या प्रोवाइड करेगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। बिजनेस में क्या क्या लगेगा वो सारी चीज़ें पहले देख लो, कि कॉस्ट इफिशियंसी, उसके बाद स्केलेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, रियल टाइम एक्सेस देगा, ऑटोमेटिक अपडेट और सिक्योरिटी। और कंज्यूमर में CRM मतलब कंज्यूमर एप्लीकेशन, उसमें क्या क्या लगेगा, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस लगेगा हर एक इंसान का। उसके बाद इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन, मोबाइल एक्सेस हो सके, ठीक है, क्योंकि अपन अभी हर एक बंदा लैपटॉप तो नहीं लेके घूमेगा ना। सो उसको मोबाइल से भी एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दे दो दोनों के, हो गया। उसके बाद AWS सर्विसेज, अब AWS सर्विसेज अपन ने ऊपर ही देखा है, ठीक है। कंप्यूटिंग सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। कंप्यूटिंग सर्विस में EC2 और लैम्डा आता है। स्टोरेज सर्विस में S3 और ग्लेशियर आता है। उसके बाद डेटाबेस सर्विसेज में RDS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, और डायनेमो डेटाबेस आता है। उसके बाद नेटवर्किंग सर्विसेज आता है, उसमें VPC और क्लाउड फ्रंट आता है, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज आता है, उसमें IAM आता है, KMS आता है। मशीन लर्निंग में सेज मेकर आता है, ठीक है। रिकग्निशन आता है। उसके बाद डेवलपर टूल्स आते हैं जिसमें कोड कमिट, पाइपलाइन जैसी चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद कोड कमिट जैसी चीज़ आती है। उसके बाद एनालिटिक्स सर्विसेज में रेडशिफ्ट और क्विक साइट जैसी चीज़ आती है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने पहले ही पूरा क्वेश्चन ऊपर एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन वापस आया था, सो मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स की टाइप या फिर रिवीजन करोगे नोट्स पढ़ते हुए, इसीलिए वापस वही चीज़ लिख के देती है, ठीक है। उसके बाद आता है अमेजॉन डेटाबेस सर्विसेज। अभी ऊपर अपन ने स्टोरेज सर्विसेज देखा था डीप में, अभी अपन देख रहे हैं डेटाबेस सर्विसेज, ठीक है। देखो, if the question is about DynamoDB especially, then you should focus only on DynamoDB's features and use cases, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो एक्सप्लेन अमेजॉन डेटाबेस सर्विसेज, या फिर एक्सप्लेन अमेजॉन, या फिर एक्सप्लेन DynamoDB।
अब इनमें फर्क क्या है, डायनेमोडीबी एक टाइप है, ठीक है, ये देखो, जो एक्चुअली आता डेटाबेस सर्विसेज के अंदर ही है। पर जब तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन अमेजोन डायनेमो डेटाबेस, ठीक है, सो तुम्हें ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है। कि डायनेमो डेटाबेस फुल्ली मैनेज होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस सर्विस है, हाई परफॉर्मेंस है, इट प्रोवाइड्स फास्ट एंड स्केलेबल डेटाबेस सॉल्यूशंस लाइक फॉर एप्लीकेशंस लाइक मोबाइल एप्स, गेमिंग्स और आईओटी, ठीक है। डायनामोडीबी इज नोन फॉर लो लेटेंसी and reads and writes and scales automatically with traffic, ठीक है। It supports key value document data models and offers features like global tables for cross region replication and DynamoDB streams for real time data processing, ठीक है। सो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में DynamoDB स्ट्रीम्स करता है। ये देखो, सो बेसिकली ये सारी चीज़ें तुम्हें डायनेमो डीबी को डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पर अगर तुम्हें अमेजोन डेटाबेस सर्विसेज पूछा, तो तुम्हें उसमें बहुत सारे डेटाबेस सर्विसेज है, वो सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं अमेजोन आरडीएस रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ठीक है। ये क्या करता है, मैनेज सर्विसेज फॉर रनिंग डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, प्रोस्टेज, ओरेकल एसक्यूएल सर्वर, अमेजोन ऑरोरा, ठीक है। ये सब जो एसक्यूएल सर्वर्स है, उनको फुल्ली सर्विसेज को मैनेज करता है और रन करता है डेटाबेसेस इन सबको, ठीक है। ये क्या करता है, बैकअप्स, अपडेट्स, स्केलिंग ऑटोमेटिकली, मेकिंग इट इजियर, वो सब चीज़ें रैशनल डेटाबेस सर्विस मैनेज करती है। उसके बाद अमेजोन डायनेमोडीबी, वो अपन ने अभी देखा, नो फास्ट एंड नो एसक्यूएल डिजाइन फॉर एप्लीकेशन दैट नीड क्विक एंड स्केलेबल डेटा एक्सेस, जिनको क्विक डेटा एक्सेस और स्केलेबल एक्सेस चाहिए होता है, ठीक है, जैसे कि हाई ट्रैफिक लाइक मोबाइल गेमिंग एप्स। उसके बाद आता है अमेजोन अरोरा। अमेजोन अरोरा का एक हाई परफॉर्मेंस रिलेशनल डेटाबेस है दैट इज कंपैटिबल विद माइस्क्यूएल एंड प्रोस्टेज एसक्यूएल और माइस्क्यूएल के साथ एक कंपैटिबल एक हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस है, उसको अमेजोन अरोरा कहते हैं, ठीक है। ऑफर्स बेटर परफॉर्मेंस देन स्टैंडर्ड माइस्क्यूएल से अच्छी परफॉर्मेंस देता है, इज मोर स्केलेबल एंड रिलायबल है, वो मोर स्केलेबल और रिलायबल है स्टैंडर्ड माइस्क्यूएल से, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद आता है अमेजॉन रेडशिफ्ट क्या करता है, डेटा वेयरहाउस सर्विस दैट इज डिजाइन फॉर एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा क्विकली। सो एक वेयरहाउस की तरह काम करता है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, उसको अपन एनालाइज कर सकते हैं क्विकली। हेल्प्स बिजनेसेस रन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड गेट इंसाइट्स फ्रॉम बिग डेटा इफिशिएंटली, ठीक है। उसके बाद आता है अमेजॉन इलास्टिक कैशे, ठीक है। ये क्या है, इन मेमोरी डेटा स्टोर है, ठीक है, दैट स्प्रेड्स अप एप्लीकेशंस बाय कैशिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है वो कैश होता है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यूजेस इंजिन्स लाइक रेडिस एंड मीम कैश्ड फॉर फास्ट डेटा एक्सेस, इसलिए इससे बेसिकली क्या होता है, डेटा एक्सेस फास्ट हो जाता है, क्योंकि अपना जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है ना, उसको वो कैश करके रखता है, ठीक है। सो जब तुम नेक्स्ट टाइम एक्सेस करने आते हो तो फास्ट एक्सेस होता है। उसके बाद क्या आता है, अमेजॉन डॉक्यूमेंट डेटाबेस, फुल्ली मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस, वर्क विथ मोंगोडीबी के साथ वर्क करता है। एक डेटा फुल्ली एक्सेस, फुल्ली मैनेज पूरा मैनेज होता है यहाँ पे, नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो पूरा मैनेज करता है अमेज़न, ठीक है। परफेक्ट फॉर स्टोरिंग एंड क्वेरिंग सेमी स्ट्रक्चर डेटा लाइक डॉक्यूमेंट्स, सेमी स्ट्रक्चर डेटा जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, उसको परफेक्टली स्टोर करता है और क्वेरी भी करता है। फिर उसके बाद आता है अमेजॉन नेपच्यून क्या करता है, एक ग्राफ डेटाबेस है फॉर स्टोरिंग हाईली कनेक्टेड डेटा। उसके बाद आते हैं गूगल क्लाउड एप्लीकेशन। अभी जैसे ये अमेजॉन क्लाउड के एप्लीकेशंस देखे ना अपन ने सारे, उसके बाद आता है गूगल क्लाउड एप्लीकेशंस, ठीक है। सो गूगल भी प्रोवाइड करता है अपने चीज़ें, वो भी देख लो एक बार। सो गूगल क्लाउड एप्लीकेशंस में भी सेम चीज़ें होंगी, ठीक है, पर गूगल के नाम अलग होंगे। देखो, कंप्यूट सर्विसेज गूगल भी प्रोवाइड करता है, उसमें क्या क्या आता है गूगल का, कंप्यूट इंजन आता है, ठीक है। अब गूगल मशीन प्रोवाइड करता है फॉर रनिंग एप्लीकेशंस इन क्लाउड। उसके बाद कुबरनेटिस इंजन क्या करता है, मैनेज करता है सर्विसेज फॉर रनिंग कंटेनराइज्ड एप्स, जो एप्स कंटेनर में होते हैं बेसिकली, जो कंटेनराइज किए जाते हैं वो सारे ऐप। उसके बाद ऐप इंजन आता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म बिल्डिंग और डिप्लॉयमेंट ऐप में विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, वो काम आता है। उसके बाद क्लाउड फंक्शंस आते हैं सारे, ठीक है, जैसे कि सर्वरलेस एग्जीक्यूशन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कोड एग्जीक्यूशन, वो सब बिना सर्वर के, वो सब आता है क्लाउड फंक्शंस में। उसके बाद स्टोरेज सर्विसेज में देखो, एक बार क्लाउड स्टोरेज आती है,
स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर लार्ज डेटा। उसके बाद क्लाउड एक्सक्यूएल आता है जो मैनेज करता है रिलेशनल डेटाबेसेस, माइस्क्यूएल, प्रोस्टेज एसक्यूएल उसको। उसके बाद क्लाउड बिग टेबल आता है। बिग टेबल क्या करता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस को हेल्प करता है। ठीक है, लार्ज लार्ज स्केल स्टोरेज होती है यहाँ पे और लो लेटेंसी होती है, मतलब फास्ट एक्सेस होता है। उसके बाद क्लाउड स्पैनर क्या करता है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड RDBS है। ठीक है, फॉर हाई अवेबिलिटी होती है यहाँ पे। नेटवर्किंग सर्विस, उसमें VPC आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है, आइसोलेटिंग एंड सिक्योरिंग योर क्लाउड रिसोर्सेज। उसके बाद क्या करता है, क्लाउड लोड बैलेंसिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर स्केलेबिलिटी। उसके बाद क्लाउड CDN क्या करता है, कंटेंट डिलीवरी बाय कैशिंग डेटा क्लोजर टू द यूजर्स के क्लोज डेटा कैश होता है, जिससे कंटेंट डिलीवरी स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, समझे, इजी। उसके बाद बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, इसमें भी हेल्प करता है। बिग क्वेरी होती है जो जहाँ पे डेटा वेयर हाउसेस होते हैं फॉर फास्ट डेटा एनालिसिस, वहाँ। उसके बाद डेटा फ्लो आता है। डेटा फ्लो क्या करता है, मैनेज सर्विसेज फॉर स्ट्रीम एंड बैच डेटा प्रोसेसिंग। स्ट्रीम और बैच एक टाइप होता है डेटा प्रोसेसिंग करने का, उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद पब और सब आता है। पब सब क्या करते हैं, मैसेजिंग सर्विसेज फॉर बिल्डिंग इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग एंड AI में हेल्प करता है। AI प्लेटफॉर्म्स आए, ऑटो मशीन लर्निंग, विजन API, ये सब चीज़ें भी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग टूल्स। उसके बाद इमेज एनालिसिस यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल्स। उसके बाद टूल्स फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी में क्या करता है, IAM और KMS प्रोवाइड करता है। ठीक है, IAM मतलब क्या करता है, मैनेज करता है गूगल क्लाउड रिसोर्सेस, और KMS क्या करता है, इंक्रिप्शन ऑफ कीज फॉर सिक्योरिंग डेटा। उसके बाद डेवलपर टूल्स आते हैं, जो डेवलपर्स टूल्स यूज करते हैं वो क्लाउड बिल्ड यूज करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट सर्विस से। उसके बाद फायरबेस यूज करते हैं। फायरबेस तो सबको पता होगा, प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग मोबाइल एंड वेब एप्स। ठीक है, सो इसमें मैंने बेसिक पॉइंट्स दे दिए तुम्हें, बस ये लर्न करने हैं। 7 पॉइंट्स है, 7 चीज़ें क्या क्या गूगल क्लाउड एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके अंदर एक दो पॉइंट्स लर्न करने हैं तुम्हें। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, लर्न कर दो, अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। यूनिक फीचर्स ऑफ गूगल ऐप इंजिन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, अभी ये देखो, गूगल ऐप इंजिन होता है, उसके बारे में तुम्हें डिटेल में बताना है। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं। GAE मतलब गूगल ऐप इंजन क्या होता है, ये एक सर्वरलेस प्लेटफॉर्म होता है। कि यहाँ पे सर्वर नहीं होता, बेसिकली सर्वरलेस कंप्यूटेशन वगैरह होता है। सर्वरलेस प्लेटफॉर्म दैट अलाउज डेवलपर्स टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हेयर आर इट्स यूनिक फीचर्स एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, मतलब क्या होता है, बेसिकली आप एप्लिक बिल्ड और डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडरलाइन चीज़ें या फिर जो नीचे चीज़ें होती है वो तुम्हें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है। एक सर्वरलेस प्लेटफॉर्म मतलब यू डोंट नीड टू मैनेज द सर्वर्स, नो नीड टू मैनेज द सर्वर्स। गूगल ऑटोमेटिकली हैंडल्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें गूगल हैंडल करता है। ठीक है, एग्जांपल, अ स्मॉल ई-कॉमर्स ऐप डजंट नीड टू वरी अबाउट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और स्केलिंग ट्रैफिक इंक्रीज ड्यूरिंग सेल्स। ठीक है, ये सब कौन हैंडल करेगा, गूगल। ऑटोमेटिक स्केलिंग मतलब क्या होता है, अगर ऐप ट्रैफिक होता है। ठीक है, ऐप ट्रैफिक मतलब तुम्हारे ऐप पे या तुम्हारे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगर समझो फर्स्ट 1-2 महीने 100, 200, 300 लोग आ रहे, उसके बाद अचानक तुम फेमस हो गए, उसके बाद 10,000 15,000 लोग आने लगे। ठीक है, सो तुम्हारा जो वेबसाइट होगा, जो क्लाउड होगा, उन सबको स्केल होना पड़ेगा एज पर द ट्रैफिक। ठीक है, नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कमिंग। सो वो स्केलिंग कौन करता है, गूगल करता है, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक स्केलिंग। ठीक है, GAE ऑटोमेटिकली एडजस्ट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन योर ऐप ट्रैफिक। मोर रिसोर्सेज आर एडेड ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक एंड रिड्यूस ड्यूरिंग लो ट्रैफिक। ठीक है, अगर ट्रैफिक बहुत हाई होगी तो वो रिसोर्सेज ज़्यादा एलोकेट कर देगा। ठीक है, और लो होगी तो रिसोर्सेज कम एलोकेट करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट लॉन्च और ऐप ऑटोमेटिकली स्केल्स टू हैंडल द इंक्रीज ट्रैफिक, देन रिड्यूसेस बैक टू नॉर्मल वंस लॉन्च इज ओवर। कोई अगर सेल या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तब ट्रैफिक बढ़ जाता है, तब
रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली हाई प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो सर्ज ऑफ ट्रैफिक आ रही है वो हैंडल हो पाए। और जैसे ट्रैफिक और सर्ज कम होती है, ट्रैफिक लो हो जाती है, तो रिसोर्सेज भी लो कर देते हैं, ठीक है। इससे अपना पैसे भी बचते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, यहाँ पे पे एज यू यूज है ना, तो जहाँ जब हाई ट्रैफिक होगी तो हाई रिसोर्सेज के ज़्यादा पैसे पे करो, और जब लो ट्रैफिक है तो लो रिसोर्सेज के लो पैसे पे करो, इजी। उसके बाद देखो, इंटीग्रेटेड विद गूगल क्लाउड सर्विसेज, गूगल क्लाउड के सर्विसेज के साथ इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड विद अदर सर्विसेज लाइक गूगल क्लाउड डेटा स्टोर, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड एसक्यूएल, उसके साथ सबके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। Example, a blog app can post in cloud database store and save images in cloud storage seamlessly, ठीक है। ये इकोसिस्टम जैसा है। उसके बाद सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावा, पीएचपी, को नोट जेएस, सबको ये करता है, क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है। उसके बाद बिल्ड इन सिक्योरिटी बिल्ड इन होती है, ठीक है। एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन फीचर्स, डेटा इंक्रिप्शन विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद वर्जनिंग एंड ट्रैफिक स्प्लिटिंग मतलब लोड बैलेंसिंग जैसा चीज़ है, ठीक है। अलाउस टू डिप्लॉय मल्टीपल वर्जन्स ऑफ योर ऐप, ठीक है। वर्जनिंग मतलब मल्टीपल वर्जन ऑफ योर ऐप अपन लॉन्च कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, और स्प्लिट ट्रैफिक बिटवीन देम फॉर टेस्टिंग और ग्रेजुअल रोल आउट्स, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है एक्सप्लेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अजर प्लेटफॉर्म। अभी अपन ने देखा AWS का, ठीक है, AWS की सर्विसेज देख ली। उसके बाद अपन ने देख लिया गूगल क्लाउड की सर्विसेज, ठीक है। अभी अपना माइक्रोसॉफ्ट क्यों पीछे रहेगा, ठीक है। उसने भी अपने अपने सर्विसेज दिए, सेम सर्विसेज होने वाली है, पर चीज़ों के नाम अलग होने वाले, बेसिकली वही चीज़, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट अजर प्लेटफॉर्म, ऑफन रेफर्ड एज माइक्रो विंडोज अजर, ठीक है, is a cloud computing platform developed by Microsoft, obviously, that provides a range of cloud services, पता ही है अपने को, इंक्लूडिंग दोज फॉर कंप्यूटिंग, एनालिसिस, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। हेयर आर ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू दे दिया है मैंने। कंप्यूटिंग सर्विसेज वही चीज़ है, वापस वही चीज़ होती है। एजर वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, मैनेज करता है, क्रिएट करता है वर्चुअल मशीन्स ऑन डिमांड इन द क्लाउड, बेसिकली वही चीज़। उसके बाद स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है, अजर ब्लॉब स्टोरेज आता है, और अजर एसक्यूएल डेटाबेस आता है, ठीक है। यहाँ पे ऐप सर्विसेज भी होती है कंप्यूटिंग सर्विसेज में, अजर में, ठीक है। उसका स्टोरेज सर्विसेज है ये दोनों, ठीक है। ब्लॉब सर्विसेज में ऑब्जेक्ट स्टोरेज, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट और बाइनरी डेटा। उसके बाद एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजेबल रिलेशनल डेटा सर्विस, सपोर्ट करता है हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड विद ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड बैकअप्स, ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग और बैकअप भी सपोर्ट कर दो। उसके बाद नेटवर्किंग सर्विसेज जैसे कि वी नेट हो गया, अमेजोन अजर वर्चुअल नेटवर्क। उसके बाद CDN हो गया, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। उसके बाद AI और मशीन लर्निंग, वो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, बस इधर एजर ऐड कर दिया, एजर मशीन लर्निंग, एजर कॉग्निटिव सर्विसेज, ठीक है। जिस्ट एक ही होने वाला है। सिक्योरिटी उसमें भी एजर एक्टिव डायरेक्टरी का एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है, यूज टू मैनेज यूजर ग्रुप्स एंड डिवाइसेस, ठीक है, सेम चीज़ है, बस नाम अलग है, सिक्योरली। उसके बाद आता है एजर सिक्योरिटी सेंटर। उसके बाद डेवलपमेंट टूल्स में एजर डेवऑप्स आता है, डेवऑप्स तो पता होगा यार, बहुत 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 पॉपुलर है। उसके बाद एजर फंक्शंस पता होंगे। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट आता है, ठीक है, कि एजर स्टैक होता है पूरा। उसके बाद ये एग्जांपल। सो बेसिकली ये एक बार पढ़ लेना, वही चीज़ें जो अपन ने ऊपर 2 बार डिस्कस करी, एक बार गूगल में भी करी, एक बार AWS में भी करी, बस नाम अलग है, नाम तुम्हें याद करने पड़ेंगे। हम्म। उसके बाद वही चीज़ों को मैंने शॉर्ट में भी दे दिया है, कंपोनेंट्स, ठीक है, कि अज़ूर कंप्यूट होता है, फिर अज़ूर स्टोरेज होता है, फिर अज़ूर नेटवर्किंग होता है, फिर अज़ूर डेटाबेस होता है, फिर अज़ूर आइडेंटिटी एंड स्केलिंग, फिर अज़ूर AI एंड मशीन लर्निंग, फिर अज़ूर का एनालिस्ट एंड बिग डेटा। उसके बाद डेवऑप्स, उसके बाद अज़ूर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, और अज़ूर IoT। खत्म। सो इस लेसन में पहले तो देख लो, पहले तो AWS के पढ़ लो ध्यान से, AWS पे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो सारे।
जो जनरल है वो एक क्वेश्चन आ सकता है, वो कर लो। उसके बाद अमेज़न कर लो, अमेज़न पे आएगा। उस पे उसके बाद गूगल क्लाउड सर्विसेज़ का 1-2 ही क्वेश्चन है, वो अच्छे से कर लो, उस पे आ जाएँगे तो मार्क्स मिल जाएँगे। और लास्ट में अज़र के 2-3 क्वेश्चन कर लो। खत्म, इतना ही था। ठीक है, ईज़ी था, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें थोड़ा बहुत लर्निंग का पार्ट ज़्यादा है, सो तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।